हमारे सभी युवा स्टूडेंट बड़ी ध्यान से सुनेंगे। एक शायर ने कहा है कि रात भी, नींद भी, कहानी भी। रात भी, नींद भी, कहानी भी, वाह क्या चीज़ है जवानी भी। लेकिन आपके लिए नहीं, आपके लिए क्या है कि रात भी, नींद भी, तन्हाई भी, वाह क्या चीज़ है पढ़ाई भी। वाह क्या चीज़ है पढ़ाई भी। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज हम उनको बड़ी सरलता से सीखेंगे, चर्चा करेंगे। आइए बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं आज की क्लास। आज बहुत महत्वपूर्ण जो प्रकरण एक है हिंदी का, हिंदी वर्णमाला, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती जिसकी परीक्षा फरवरी 2024 में प्रस्तावित है, तो इसमें जो वर्णमाला से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। हम पूरी वर्णमाला पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज केवल हम वर्णमाला का, ये जो वर्णमाला है इसका आज हम पार्ट केवल लेंगे स्वर। स्वर और उसके भेद क्या होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सिर्फ हमको उतना पढ़ना है जितना याद रहे और ट्रिक के माध्यम से सरलतम तरीके से जो याद करने में जिसमें सुलभता हो, वही हम आज बताएंगे आपको। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं केवल उन्हीं पर चर्चा करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं वर्णमाला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले एक बार हम सरसरी निगाह से सिंहावलोकन कर लेते हैं वर्णमाला क्या है, क्या क्या है उसमें। देखिएगा ये लिखा है अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अंगाह। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो अंग और आह, ये जो दो हैं वर्ण, ये स्वर नहीं होते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। तो स्वर फिर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 स्वर हैं, नो डाउट, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं आपको लेनी, बिल्कुल दुविधा में पढ़ना ही नहीं है। 11 स्वर हो गए। उसके बाद में ये जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। इनमें 25 वर्ण होते हैं। ये व्यंजन का पार्ट है। बस स्वर यहीं तक है और ये व्यंजन का पार्ट हो गया, समझ गए। तो 11 तो ये हो गए और 25 ये हो गए, समझे। आगे फिर क्या है? या रा लावा। देखिए आगे देखते हैं हम। 11 वो हो गए थे, है ना, 11 थे वो और 25 थे ये। इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये जो 25 है स्पर्श व्यंजन, ये और ये स्वर, है ना। 25 स्पर्श व्यंजन और 11 स्वर। फिर यहाँ पर देखिएगा या रा लावा। या रा लावा ये क्या है? ये हैं अंतस्थ। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। फिर शा, शा, सा, हा, ये 4 हैं। इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या है 4। समझ गए? 4 ये हो गए। उसके बाद में क्ष, त्र, ज्ञ, श्रा, ये 4 जो हैं ये संयुक्त वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण ये होते हैं। इनकी भी संख्या है 4। क्या है संख्या? 4। ये संयुक्त होते हैं। संयुक्त का मतलब है इनमें एक से ज़्यादा अक्षर मिले हैं तब इनका निर्माण हुआ है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा किन किन के मेल से बना है, ये भी, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये भी 4 हो गए। फिर ड़ा और ढ़ा, जैसे आपको देखिए, ये एक तो होता है डा और एक होता है ढा, समझ गए। जैसे आपको कड़ा लिखना है या कढ़ाई लिखना है तो इनके नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। बिंदु महत्वपूर्ण है, ये बिंदु, इससे इनका उच्चारण बदल जाता है और इनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। 2 नाम हैं इनके, समझ लीजिएगा। द्विगुण व्यंजन
द्विगुण या उत्क्षिप्त, इनकी संख्या है 2। समझ गए। और अंग और आह, ये जो हैं अंग और आह, इनको कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब ये है इनका योग न तो स्वर में होता है और न व्यंजन में होता है, लेकिन फिर भी ये संग में चलते हैं, इसलिए इनका नाम है अयोगवाह। इनकी संख्या है 2, जिसमें से ये जो अंग है इसको अनुस्वार कहा जाता है और जो आह है इसको विसर्ग कहा जाता है। समझ गए। और दोनों ये अयोगवाह कैटेगरी में आते हैं। तो कुल मिलाकर के 52 वर्ण हुए। अगर आप इनका योग करेंगे तो कितना होगा? 52। समझ गए। 25 और 11 36, 4 40, 44, 48, 49, 50 और 2 52। कुल 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52, बिल्कुल नो डाउट। समझ गए। ये तो वर्णमाला पर चर्चा हो गई। अब हम सीधे चलते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। देखिए, इसके बाद में क्लास के अंत में हम आपको अभ्यास प्रश्न भी कराएंगे। स्वर वाले पार्ट से किन किन तरीके के प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा में या पिछली परीक्षा में आए हैं, उन पर चर्चा करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। लेकिन पहले स्वर वाले पार्ट पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, वर्ण भेद। वर्ण भेद इसमें देखिएगा, अब यहाँ से प्रश्न आते हैं। ये लिखा है आ, ई, उ, ऋ। ये जो 4 होते हैं इनको कहा जाता है मूल स्वर। ये लिखा हुआ है, क्या कहा जाता है? मूल स्वर। ये मूल स्वर हैं। और ह्रस्व स्वर भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ये ह्रस्व स्वर हैं, मूल स्वर हैं। समझ गए। फिर उसके बाद में देखिएगा संध्य स्वर। आपको पुस्तकों में संधि स्वर भी लिखा मिलेगा, लेकिन नहीं, संध्य स्वर। संधि से जो बने हैं उन्हें कहा जाता है संध्य। लेकिन अगर संधि आ जाए तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। अब देखिए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो हैं संधि स्वर और ये थे 4 हमारे मूल स्वर। तो 7 और 4 कितने हो गए? 11 हो गए। 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। समझ गए। ये किसी न किसी स्वर के मेल से बनते हैं। आ है, ये भी किसी के मेल से बनता है। ई, इनमें भी 2 स्वर मिले हैं तब ये इस स्वर का निर्माण हुआ। ऐसे ही अभी हम आगे आपको क्लियर करेंगे कि किन किन स्वरों के मेल से ये हमारे संध्य स्वर या दीर्घ स्वर बनते हैं। देखिए, स्वर की 3 कैटेगरी हैं। एक तो है ह्रस्व, और एक है दीर्घ, और एक है प्लुत। समझे। स्वर 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो हुए ह्रस्व स्वर। समझ गए। ये एक हो गए ह्रस्व स्वर, और एक हो गए दीर्घ स्वर। ये कैटेगरी हो गई। फिर एक है प्लुत स्वर। ये 3 स्वर के भेद कितने हैं? 3। 1 2 3। ह्रस्व का मतलब है लघु, लघु स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे, जैसे ई। और दीर्घ का मतलब है गुरु, अर्थात जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे, जैसे ई, इसे देर तक बोला जाएगा और यहाँ पर ई कम समय तक बोला जाएगा। ये अंतर है। इसमें 1 मात्रा होती है ई में, और इसमें 2 मात्राएं होती हैं। ये अंतर है। फिर ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि ह्रस्व स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 1, और दीर्घ में 2 मात्राएं होती हैं। समझ गए। फिर प्लुत। प्लुत स्वर एक होता है, इसका प्रयोग केवल संस्कृत में चलता है। समझे। और इसमें 3 मात्राएं होती हैं, अर्थात ई के मुकाबले इसको बोलने में 3 गुना समय लगेगा, यानी दीर्घ से भी ज़्यादा। तब होता है प्लुत स्वर। ये संस्कृत में, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओम, है ना। इसमें
3 गिनती लिखी जाती है, बीच में 3 गिनती और फिर माँ, और इसका उच्चारण होगा ओम, इस तरीके से। या किसी को हम पुकारते हैं, है ना, तो स्वर को लंबा खींचते हैं, वहां पर प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। ये नियम है। लेकिन हिंदी में ये नहीं चलता है, इसलिए आपको यहाँ से कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको केवल ह्रस्व और दीर्घ दो पर फोकस करना है, इनको ही याद करना है। समझ गए? अब याद करने की समस्या है कि ये स्वर कौन मूल हैं, ह्रस्व हैं, और कौन संध्य हैं, दीर्घ हैं। याद कैसे करेंगे? बहुत सीधी सरल ट्रिक अभी आपको हम बताएंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। आपने देखा होगा, कई तरीके की क्लास आपने देखी होंगी ऑनलाइन। बहुत ज़्यादा अगर आपको इधर उधर हम डिटेल में ले जाएं, फिर कन्फ्यूजन होगा, याद करने में बड़ी दिक्कत होगी। और आपका हमारा फोकस है केवल परीक्षा पर, वो परीक्षा हमको अच्छे अंकों से निकालनी है, तो केवल हम उसी पर बात करेंगे, बिल्कुल लक्ष्य के अनुसार। देखिएगा कैसे याद करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, ये संधि स्वर हैं, ये संधि स्वर हैं जो हमने कहा था। संधि स्वर जो होते हैं वो दीर्घ होते हैं, समझ गए? या इनको संयुक्त स्वर भी हम कह सकते हैं। अब देखिए, ये आ, जिसको हम सरल भाषा में बड़ा आ कहते हैं, इसमें आ धन आ मिलकर बना आ। इसी प्रकार ई धन ई बनी ई, ऊ धन ऊ मिलकर बना ऊ। समझ गए? तो इनमें दो स्वरों का मेल है, इसलिए इनको कहते हैं संध्य स्वर या संयुक्त स्वर, या संधि स्वर भी आपको लिखा मिल सकता है, संधि स्वर। समझ गए? अर्थात इनमें संधि हुई है दो स्वरों की, तभी इनका निर्माण हुआ है। ये तो बात हो गई इनकी संधि स्वर की। अब संधि स्वर में अगला जो इनका पार्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहीं से प्रश्न आते हैं। देखिए, यहाँ से अगर प्रश्न आते हैं आ किन किन स्वरों के मेल से बना है, तो आप समझ लीजिए आ और आ ये सजातीय कहे जाते हैं। सजातीय का मतलब इधर भी आ इधर भी आ, अर्थात जैसा स्वर इधर है वैसा ही स्वर इधर है, तब मिलकर ये बना है, तो इनको कहते हैं सजातीय। एक जाति के, अर्थात एक वर्ग के, एक कैटेगरी के स्वर वो होते हैं सजातीय। ये दो शब्द हैं, आपको ध्यान रखना होगा, सजातीय और विजातीय। सजातीय यहां से प्रश्न आते हैं, और विजातीय, ये दो शब्द आपको याद रखने। विजातीय, सजातीय और विजातीय। सजातीय का मतलब है कि एक समान स्वरों के मेल से जो दीर्घ स्वर बनता है वो सजातीय होता है। और अब विजातीय क्या है? देखिए, विजातीय, यहीं से प्रश्न आपको आएंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आते हैं, ध्यान से समझिएगा। कैसे? ये विजातीय हैं। देखिए, इधर है आ और इधर है ई, इनका जब मेल हुआ, इनकी संधि हुई, तो स्वर हमारा बना ए। क्या बना? ए। ये संयुक्त स्वर है, विजातीय स्वर है, संध्य स्वर है और दीर्घ स्वर है, अर्थात दो मात्राएं हैं इसमें। समझ लीजिए, इसको हम संध्य स्वर भी कह सकते हैं, विजातीय स्वर भी कह सकते हैं, और दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। समझे? आ और ई से गुण संधि आपने पढ़ी होगी, गुण संधि का नियम यहाँ पर लागू होता है। और अब क्या करेंगे? इनमें सब में इधर आ ही रहेगा। देखिए, याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, इधर आ ही रहेगा। जितने भी संधि स्वर हैं, ये चार जो विजातीय चार हैं उनकी बात कर रहे हैं। विजातीय जो चार हैं, यहाँ पर इनमें सब में इधर आ ही रहेगा, छोटा आ, है ना। और इधर आ और ई से ए बन गया। अब आ में इस ए को उठाकर जोड़ दिया यहाँ पर, तो ए बन गया। समझ गए? पहले इनसे बना ए, और फिर इस ए को उठा करके इस आ में जोड़ दिया इधर, तब हमारा बना आए। इसमें भी दो मात्राएं हैं, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, संध्य स्वर है, ये समझ गए। और विजातीय है। अब आगे देखिए, ओ कैसे बना? आ में ऊ, इसकी संधि हुई तो हमारा स्वर बना ओ। ये भी विजातीय है, संध्य है,
दीर्घ है, 2 मात्राएं हैं इसमें, संयुक्त है। समझ गए? अब इस ओ को उठाकर आ में इस ओ को यहां पर जोड़ दिया, तब बन गया औ। बस आपको केवल इस पंक्ति को याद रखना, आ में ई जुड़ा ए हो गया। अब आ में यही ए फिर जुड़ेगा तब ए हो जाएगा। यहाँ आ में ऊ जुड़ा तो ओ हो गया। अब आ में ओ को उठाकर इधर जोड़ दिया गया तो हमारा औ बन गया। समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से मूल स्वर कितने होते हैं ये ध्यान रखना है। मूल स्वर होते हैं 4, है ना? मूल स्वर कितने होते हैं? 4। और संध्य स्वर या संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 7। ये 7 और 4 हो गए 11। समझ गए? इस प्रकार से 11 स्वर हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब देखिएगा ये पार्ट और ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके लिए ट्रिक ही काम करेगी। वैसे आप याद करते रह जाएंगे, परीक्षा आ जाएगी, लेकिन याद होना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसलिए आपको बता रहे भैया, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बहुत ध्यान से, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। कोर्स बहुत ज़्यादा है, इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आपकी उसमें सिलेबस में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है क्या क्या पूछा जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा भी होता है किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे और कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिनसे एक भी नहीं आएगा, है ना? तो किन से ज़्यादा आएंगे उन्हीं पर फोकस करना है। ये वर्णमाला जो है, इससे 1-2 प्रश्न, 1-2 या 3 क्वेश्चन अनिवार्य आने ही आने हैं। ध्यान से समझिएगा। अब स्वर में ये होता है, ये तो आपने ह्रस्व और दीर्घ पढ़ लिया। उसके बाद में स्वर की कैटेगरी होती हैं 3-4 प्रकार की। स्वर के उच्चारण से संबंधित, जीभ की स्थिति के संबंधित। जब हम किसी स्वर को बोलेंगे तब हमारी जिह्वा जो है, जीभ, वो मुख में कहाँ पर रहेगी, जीभ का कौन सा भाग। जैसे अगर किसी को बोलने में, केवल स्वर की बात यहाँ पर हो रही है, व्यंजन की नहीं। व्यंजन वाला पार्ट अभी तक आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, केवल स्वर को समझिए, नहीं तो इतनी खिचड़ी हो जाएगी फिर समझ में नहीं आएगा। व्यंजन अगले क्लास में हम पूरा व्यंजन ही पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर स्वर समझिएगा। 2 क्लास में पूरा वर्णमाला फाइनल हो जाएगा आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए। देखिएगा, अग्रभाग अर्थात जीभ का जब अगला हिस्सा सक्रिय होता है, ऐसे जो स्वर हैं उनको कहते हैं, वो जो होते हैं अग्रस्वर कहे जाते हैं। कौन से कहे जाते हैं? अग्रस्वर। जिनका अग्रभाग जीभ में सक्रिय होता है वो होते हैं अग्रस्वर। ये प्रश्न आएगा निम्नलिखित में कौन सा अग्रस्वर है, अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे आगे आपको। फिर जिनका मध्य भाग सक्रिय होगा, जिनको बोलने में, उनको कहा जाता है मध्य स्वर। क्या कहा जाता है? मध्य स्वर। और जीभ का पश्च अर्थात पिछला हिस्सा, जो पीछे को गले के तरफ, अंदर के तरफ है, वह जब सक्रिय होता है जिनके उच्चारण में, तो उनको कहा जाता है पश्च स्वर। बस 3 कैटेगरी हैं जीभ की स्थिति के अनुसार, कोई ज़्यादा नहीं, अग्र, मध्य, पश्च। अब यहाँ पर हमने लिखा है ई और रिर, ए, और यहाँ आ, ऊ, ओ, औ। बहुत कठिन है याद करना, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है। देखिए, हम आपको ट्रिक बताएंगे बहुत सरलता से, लेकिन ट्रिक तभी आपको समझ में आएगी जब आप पहले डिटेल से पढ़ चुके होंगे। अगर डायरेक्ट ट्रिक याद करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। समझे? समझना बहुत ज़रूरी है, केवल रटने से नहीं। अगर आपने पहले समझ लिया है फिर रट लिया है तो फिर वो रटना आपका कामयाब होगा। ऐसा नहीं है कि रटने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन पहले समझना बहुत ज़रूरी। देखिएगा, अग्रभाग यहाँ पर लिखा है ई का उच्चारण करेंगे तो जीभ का अगला हिस्सा वो आपके तालु में टच होगा। ई, रिर, ए। समझ गए? ये भाषा वैज्ञानिकों का बिल्कुल फार्मूला है और सही है। मध्य भाग में केवल आ आता है, इसके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होता है, आ। और
फिर इनके उच्चारण में पश्च भाग सक्रिय होता है। आ, ऊ, ओ, औ। समझ गए? अब हम ट्रिक पर चलते हैं। देखिएगा, देखिएगा ट्रिक ये है, आपको बहुत मदद करेगी ट्रिक आपको। ये है, आपको रटना ही पड़ेगा यहाँ पर। इतना कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 2 दिन में याद कर लेंगे। प्रतिदिन लगभग 20-25 बार इसका उच्चारण करें, है ना? 20-25 बार उच्चारण करें प्रतिदिन। आप बिस्तर पर हैं तब उच्चारण इसका करके देखें, इसको याद करके देखें, है ना? इस तरीके से दिन में 4-6 मरतबा इसको याद करेंगे, बड़ी सरलता से याद हो जाएगी। और इससे टोटल ये जो हमने बताया अग्र, मध्य और पश्च स्वर, ये समस्या खत्म हो जाएगी। कैसे? देखिए, याद कैसे करना। ई ए ऐ रिर अग्र आ मध्य, इतना याद करना है। ई ए ऐ रिर अग्र आ मध्य, ई ए ऐ अग्र आ मध्य। ये ध्यान रखना, यहाँ पर आ है अर्थात छोटा। ई ए ऐ रिर अग्र आ मध्य। अब आप सोचेंगे कि पश्च कैसे ध्यान करेंगे? इससे जो बच गया वो टोटल हो गया पश्च। बस हमें क्या याद करने की जरूरत है ना? अगर कोई चीज़ 5 किलोग्राम है, उसमें से 3 किलोग्राम निकाल दिया गया, तो जो बचा है वो 2 किलोग्राम ही बचा है। अब हम 2 किलोग्राम को क्यों याद करें? जब 3 किलोग्राम हमें याद है, तो जो बचा वो 2 किलोग्राम। बस ऐसे समझिएगा, बहुत सरलता से। जब हमने इसको याद कर लिया, अग्रस्वर और मध्य स्वर, मध्य में केवल आ ही है। ये ऐसे भी आपको ध्यान रखना, केवल आ, छोटा आ जो है वो मध्य स्वर है, बाकी कोई भी मध्य स्वर नहीं है, नो डाउट। तो मध्य का तो झंझट ही खत्म है। लेकिन हमने फिर भी याद करने के लिए यहाँ पर लिख दिया है अ मध्य। चाहे आप इतना रखें, ई ए रिर अग्र, इतना ही याद कर लें। ई ए रिर अग्र, ई ए रिर अग्र, ई ए रिर अग्र, बस याद हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? तो अग्रस्वर कौन कौन है? ई, ए और रिर, ये अग्रस्वर कहे जाते हैं। समझ गए? ये अग्रस्वर हैं। और मध्य में केवल आ है। उसके बाद में जितने भी स्वर बचे हैं वो सब हो गए पश्च स्वर। शेष सभी पश्च। समझ गए? ये लिखा है शेष सभी पश्च हैं। पश्च याद करने की जरूरत ही नहीं। अगर स्वर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पहले आप ये देखें इस ट्रिक को याद करके कि इनमें से तो वो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो अग्र हुआ, अगर छोटा है, ये जो आ ह्रस्व वाला ये है, तो फिर मध्य है। और इनसे अलग हटकर है तो पश्च स्वर ही होगा। बिल्कुल आप उस पर गोल कर देंगे, नंबर आपको मिलेगा, कोई नहीं लेगा। समझ गए? याद ट्रिक का मतलब है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट याद करिए, ई ए रिर अग्र, ई ए रिर अग्र, बस इतना याद करना है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर की समस्या खत्म हो जाएगी। ये जीभ की स्थिति के अनुसार ये कैटेगरी थी, अग्र, मध्य, पश्च। अब इसके बाद और कैटेगरी है, आगे चलते हैं। देखिए, उच्चारण स्थान के अनुसार। ये उच्चारण स्थान के अनुसार का मतलब है जो स्वर बोला जाता है उसमें हमारे मुख के अंदर का कौन सा भाग सक्रिय होता, मुखांग जो अंदर है ना, जैसे तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है, कंठ है, इनमें से कौन सा अंग, कौन सा हिस्सा सक्रिय होता है किस स्वर के उच्चारण में, उस हिसाब से वर्गीकरण किया है विद्वानों ने, उसको भी याद करना है। इसमें भी ट्रिक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है, कंठ स्वर। कंठ स्वर का मतलब है जिनका उच्चारण कंठ अर्थात गले से होता है। कौन कौन है? आ। समझ गए? ये आ वहां पर आपने मध्य स्वर पढ़ा था, लेकिन वो जीभ की स्थिति के अनुसार था, समझ लीजिएगा यहां पर। लेकिन ये है कंठ के अनुसार यहां पर, है ना। ये कंठ आ और आ दोनों हैं कंठ स्वर, अर्थात इनका उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे कंठ।
उच्चारण स्थान का है कंठ, और कंठ से उत्पन्न है, इसलिए इनको कहा जाता है कंठ्य। क्या कहा जाता है? कंठ्य। इन शब्दों में अंतर समझिएगा, ठीक है। फिर तालव्य अर्थात तालु, इनके उच्चारण में आपकी जिह्वा तालु से, मुख के ऊपर जो तालु होता है उससे टच होती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान है तालु। मूर्धन्य, ये मूर्धा, मूर्धा कहते हैं ऊपर वाले दांतों के पीछे का जो हिस्सा तालु का होता है उसे मूर्धा कहते हैं। ऋर के उच्चारण में आपकी जिह्वा वहां से टच होगी, उच्चारण करके देख लीजिएगा, ऋर, है ना। ओष्ठ अर्थात इनके उच्चारण में आपकी होंठ सक्रिय होंगी, ऊ देखिए होंठ जो है वो गोल हो जाती हैं, तो होंठ का रोल है यहाँ पर, इसलिए इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अब यहाँ पर ए और अय, इनका उच्चारण स्थान डबल है। क्या है? कंठ भी है और तालु भी है, इसलिए कंठ तालव्य स्वर कहे जाते ए और अय। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत गड़बड़ है, ये कैसे याद होगा? यहाँ पर इनमें दो दो स्थान है, कंठ भी तालु भी, और नीचे लिखा है ओ और औ, है ना। इसमें भी यही दिक्कत है, कंठोष्ठ, इसका मतलब कंठ भी है और ओष्ठ भी है। इसमें कंठ और तालु है, इसमें कंठ और ओष्ठ है। ओ औ में कोई दिक्कत नहीं, अभी हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। यहाँ आपने डिटेल पहले समझ लिया, उच्चारण स्थान का मतलब यहाँ पर क्या हुआ स्वरों का, आपने समझ लीजिए। अब हम आगे चल रहे हैं सीधे ट्रिक पर, देखिएगा। देखिए ये लिखा है केटीओ आईयू, ये लिखा है केटीओ आईयू। आ ई ऊ केवल 3 याद रखें। आ का मतलब दोनों आ, ई का मतलब दोनों ई, ऊ का मतलब दोनों ऊ। केटीओ आईयू, समझे? इसका मतलब क्या हुआ? के का मतलब है यहाँ पर कंठ, के का मतलब क्या है? कंठ। ये तो ध्यान रहेगा आपको, है ना, अंग्रेजी में तो एक्सपर्ट हैं ही आप सब। तो के का मतलब है कंठ, और टी का मतलब है, टी से ता भी बनता है ना, तो ताल हो गया। और ओ का तात्पर्य है यहाँ पर ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ अर्थात ओठ। बस, तो केटीओ का मतलब कंठ, ताल, ओठ। अब देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर ये एक एक जोड़ा दिया हुआ है ए, और ये ई का जोड़ा दिया हुआ है ये, और ये ऊ का जोड़ा दिया है। ये दो दो स्वर हैं, इनको समझ लीजिए अलग अलग। आ अलग हो गया दोनों प्रकार के, ई दोनों प्रकार की अलग हो गई, ऊ दोनों प्रकार के अलग हो गए। के टी ओ आई यू, इसका मतलब हुआ आ और आ जो है वो कंठ है, इनका उच्चारण स्थान। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में कंठ उच्चारण स्थान वाला सही विकल्प बताइए, तो आप देखेंगे अगर आ और आ लिखा है, ये स्वर की बात हो रही है यहाँ पर, अभी व्यंजन नहीं शामिल है। स्वर के लिए ये ट्रिक आपकी पर्याप्त है। तो आ और आ ये हो गए कंठ से उच्चरित होने वाले, ई दोनों प्रकार की ये हो गई तालु से उच्चरित होने वाली, और ऊ दोनों प्रकार के हो गए ओष्ठ से उच्चरित होने वाले। केटीओ आई यू, केटीओ आई यू, ये याद करना है। जैसे पीछे हमने बताया था आपको, है ना, पीछे भी बताया था आपको ये मध्य स्वर और अग्रस्वर, उसी प्रकार से इसको भी याद कर लेना है आपको। केटीओ आई यू, केटीओ आई यू, बस 3 कैटेगरी आ ई ऊ, केटीओ आ ई ऊ। के हिस्से में आ, टी के हिस्से में ई, और ओ के हिस्से में ऊ। बस इस ट्रिक से पूरी समस्या सॉल्व हो गई आपकी उच्चारण स्थान वाली। समझ गए कौन स्वर कंठ तालव्य है, ओष्ठ से है। अब आप यहाँ पर ये देखिएगा, अभी एक समस्या रह गई है। ये यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी केवल आ, ई और ऊ ये बताया आपको। अब जो यहाँ पर ये मिक्सचर वाले हैं, ये जो ये और ये है कंठ तालव्य और कंठ और ओष्ठ, इनमें कैसे हम क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे पढ़ चुके हैं। ए जो है वो बनता किससे है? ए जो है,
ए किससे बनता है, समझे। ए केवल आप आइए ए को उसी कैटेगरी में शामिल कर लीजिए, क्योंकि जब ए बना उसके बाद में ए बना था, है ना। तो ए किससे बना था, आ और ई से। ए किस, बहुत ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, एक बार समझ लेंगे बस, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। आ और ई मिलकर के ए बना था, अभी आपने पीछे पढ़ा। और आ कहाँ से है, के टी ओ, अर्थात आ कंठ से है। आ कहाँ से है, कंठ से, आ कंठ से है। और ई कहाँ से है, टी ई के हिस्से में है, इधर ट्रिक हमारी कह रही। तो ये तालु से है, ये किससे है, तालु से है। कंठ तालु अर्थात ए हो गया कंठ तालु, वही तो लिखा है कंठ तालु, कंठ तालव्य, है ना। कंठ ताल उच्चारण स्थान है ए का, और ए का भी वही है, ये दोनों एक में शामिल करिए। अब आ जाते हैं ओ पर। ओ कैसे बना है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, आ और ऊ के मिलने से ओ बनता है, और फिर वही आ में जब ओ उठाकर जोड़ दिया जाता तो औ हो जाता है, अर्थात ये दोनों हम एक कैटेगरी में रख रहे। अब आ का उच्चारण स्थान है कंठ, है ना, अभी ऊपर देखा आपने, हमारी ट्रिक कह रही के टी ओ आ ई ऊ। आ का उच्चारण स्थान कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओ ऊ लास्ट में है, और लास्ट में यहाँ पर है ऊ, ओ अर्थात ओष्ठ, ये इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, वही तो यहाँ पर लिखा है कंठोष्ठ, ये अर्थात ओ कंठोष्ठ। केवल 3 आपको ये याद करने हैं, के टी ओ आई यू, इससे ये जो 6 हैं इनकी 6 की समस्या सॉल्व हो जाएगी। अभी इसमें एक छूटा हुआ है, कौन सा, देखिए एक कौन सा इसमें छूटा है, रिर, कौन सा छूटा है, रिर। रिर को आप अलग से ध्यान रखिएगा, रिर का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा। रिर को उच्चरित करेंगे तो जिह्वा का अगला हिस्सा, जीभ की नोक जो है वो ऊपर वाले दांतों के पीछे तालु का जो हिस्सा होता है, जस्ट पीछे, उसमें टच होगी जीभ, उसे मूर्धा कहते हैं, समझे। तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है रिर का, ये तो अलग से भी याद कर सकते हैं। बाकी 5 की समस्या हमने सॉल्व कर ली इस ट्रिक के माध्यम से, के टी ओ आ ई ऊ, 3 इसमें आ गए, और उन्हीं 3 से ये निर्मित हुए हैं ए और ओ, इनको भी हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारी ट्रिक बहुत कामयाब होगी, आप इसको याद कर लीजिएगा निश्चित तौर पर। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये 2 कैटेगरी आपने देखी अभी तक। एक कैटेगरी आपने देखी है स्वर की, जो अग्र और पश्च और मध्य, यानी जीभ का अगला हिस्सा, मध्य का हिस्सा और पीछे का हिस्सा सक्रिय होता। दूसरी कैटेगरी स्वर में देखी है, जिह्वा, वो क्या नाम, स्वर के उच्चारण में मुख का कौन सा हिस्सा सक्रिय होता है, कंठ या तालु या ओष्ठ या मूर्धा, है ना, ये देखा। अब एक तीसरी कैटेगरी है, इसको भी हमें याद करना है। तीसरी कैटेगरी जो कहा जाता है संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। मुख के खुलने के अनुसार किसी स्वर के उच्चारण में मुख ज़्यादा खुलता है, किसी स्वर के उच्चारण में मुख कम खुलता है, किसी स्वर के उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है, और किसी स्वर के उच्चारण में मुख ज़्यादा से थोड़ा कम खुलता है। ये 4 कैटेगरी समझ लीजिए। किसी स्थिति में मुख जो है वो थोड़ा खुला, किसी स्थिति में मुख जो है थोड़े कम से कुछ ज़्यादा खुला। अब एक स्थिति है कि मुख आधे से भी ज़्यादा खुला, और एक स्थिति है कि मुख बहुत खुला। बस समझ गए, 4 कैटेगरी हैं। ये मुख बहुत कम खुला, ये मुख सबसे ज़्यादा खुला। तो बहुत कम जहाँ पर खुलता है, मुख सबसे कम खुलता है, उस स्थिति को कहते हैं संवृत। और उस स्थिति में जो स्वर उच्चरित किए जाते हैं उनको कहते हैं संवृत स्वर। ये कौन कौन से हैं, ई ऊ रिर, ये 5 हो गए, ये संवृत हैं। मुख सबसे कम खुलता है।
अब अर्ध समृत, ये जो दूसरी कैटेगरी हमने बताई, इसमें क्या होता है कि अर्ध समृत स्वर उन्हें कहते हैं कि समृत से मुख कुछ ज्यादा खुलता है, अर्थात इसी स्थिति से यहाँ मुख कुछ ज्यादा खुलेगा, वे होते हैं अर्ध समृत। क्या होते हैं? अर्ध समृत स्वर। जैसे ए और ओ, मुख खुलने की स्थिति के अनुसार। उसके बाद में देखिएगा, ये है यहाँ पर विवृत स्वर। विवृत का मतलब है मुख सबसे ज्यादा खुलेगा, इसमें केवल आ आता है, बड़ा बोल के देखिएगा, आ, पूरा मुख खुल जाता है, समझे? ये विवृत है। जैसे वहां पर मध्य स्वर, जो अग्र मध्य और पर्च पढ़े थे, उसमें मध्य में केवल आ अर्थात छोटा है, ऐसे ही विवृत में केवल आ बड़ा है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद में अर्ध विवृत स्वर वे होते हैं जिनमें मुख जो है इससे कुछ कम खुलता है, मतलब जो ये जो है विवृत, जो है विवृत से कुछ ज्यादा कम खुलता है, विवृत से कुछ कम खुलता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर मुख जो है अर्ध विवृत में विवृत से कुछ कम खुलता है, समझ गए? ये स्थिति है। तो दो कैटेगरी हैं, एक है समृत, देखिए दो ही कैटेगरी हैं, एक है समृत और एक है विवृत। विवृत का मतलब सबसे ज्यादा मुख खुलेगा, समृत का मतलब बहुत कम मुख खुलेगा, ठीक। अब विवृत से थोड़ा कम खुलेगा तो उसको अर्ध विवृत, और समृत से थोड़ा ज्यादा खुलेगा उसको अर्ध समृत कह लेते हैं। 4 कैटेगरी हो गई। अब इन्हें हम याद कैसे करेंगे, समस्या तो यहाँ पर आती है। ये समझ लिया, लेकिन अभी भूल जाएंगे आप, कोई इसमें दुविधा नहीं है ना? विस्मरण जो है वो स्मरण के साथ ही चलता है, और जिस किसी अभ्यर्थी का, विद्यार्थी का जो विस्मरण पर स्मरण ने कब्जा कर लिया, बस वो टाप निकल गया। कैसे होगा उस कब्जा? अर्थात स्मरण आगे हो, उसके पॉइंट ज़्यादा हों और विस्मरण के पॉइंट कम हों, आप जीत गए, कोई रोकने वाला आपको नहीं। होगा कैसे? होगा इस तरीके से कि स्मरण, जब आप किसी को, किसी भी ट्रिक को, किसी भी सूत्र को, किसी भी चीज़ को याद करें आप, तो थोड़ा मन लगा करके याद करें, उसमें रुचि हो, और उसको विभिन्न स्थितियों में याद करें। ये नहीं कि जब तक आप पुस्तक पढ़ रहे हैं बस वहीं पर याद कर रहे हैं, नहीं, आप कहीं जा रहे हैं वहाँ पर भी ध्यान ले जाइए कि हमने आज क्या पढ़ा था, अच्छा वो सूत्र, वो ट्रिक, चलो उसको देखते हैं, उसको देखिए, है ना? आप मोबाइल रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर वहाँ पर आप भूल रहे हैं तो वहीं पर रुक करके उसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, हाँ यही है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। 3, 4, 5 दिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद में हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना? अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पर ट्रिक है, हम आपको बता रहे, ये ट्रिक है। ई उ ऋ समृत ए ओ अर्ध आ विवृत, ये याद करना है। ई उ ऋ समृत ए ओ अर्ध आ विवृत, ई उ ऋ समृत ए ओ अर्ध आ विवृत। अब इस आ विवृत को चाहे ना भी याद करें, कोई बात नहीं, हमने बता दिया जो ये बड़ा आ होता है केवल यही विवृत है, सबसे ज्यादा मुख खुलता है इसमें, तो यहां तक ही याद कर सकते हैं। ई उ ऋ समृत ए ओ अर्ध, ई उ ऋ समृत ए ओ अर्ध, ई उ ऋ समृत ए ओ अर्ध, ई उ ऋ समृत ए ओ अर्ध। ये ध्यान रखें, ई का मतलब दोनों ई, उ का मतलब दोनों उ, और फिर ऋ है, ये हो गए समृत स्वर, और ए ओ ये हो गए अर्ध समृत। ये क्या हो गए? अर्ध विवृत। ये क्या हो गए? ए नहीं, समृत है यहाँ पर, देखिए ये ध्यान रखना है, ये भी समझ लें यहाँ पर थोड़ा। ई उ ऋ समृत हैं, तो ए ओ ये भी अर्ध समृत ही हैं। ये क्या हैं? अर्ध समृत हैं, समझ गए?
ई ऊ ऊ ऋ संवृत ए ओ अर्ध संवृत, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओ अर्ध संवृत है, समझ गए, अर्ध संवृत, इसको न याद करें, छोड़ दें, कोई बात नहीं, यहाँ तक रखें और इसमें ये मिला लें इस तरीके से। देखिए ई ऊ और ऋ, ये संवृत, ये क्या है, संवृत, और ए ओ अर्ध संवृत, ये क्या है, अर्ध संवृत शब्द इसमें लगा लें, नहीं तो विवृत में गड़बड़ हो जाएगा, बस इतना याद करें, इतना, ई ऊ ऋ संवृत ए ओ अर्ध संवृत, बस। अब जब ये संवृत और अर्ध संवृत, ये दो कैटेगरी आपकी क्लियर हो गई, कौन कौन, संवृत और अर्ध संवृत में कौन कौन है ये आपको पता लग गया इस ट्रिक से। अब दो बची हैं, विवृत और अर्ध विवृत। विवृत में केवल आ आता है, ये आपको अलग से ध्यान रखना, विवृत में, विवृत का मतलब मुख सबसे ज्यादा खुले, पूरा मुख खुल जाए, उसमें केवल आता है आ, अर्थात बड़ा। ये अलग से याद रखिए कि बड़ा आ अर्ध विवृत ही है, और क्या नाम, विवृत है, और विवृत में कुछ भी नहीं है। फिर संवृत और अर्ध संवृत आपने इस ट्रिक से याद कर लिया। अब इसके बाद स्वर में जो भी बचा वो अर्ध विवृत ही बचा, अर्ध विवृत याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में जो बचा वो अर्ध विवृत हो गया। जैसे अर्ध विवृत यहाँ पर देखिए, आ, ए, औ, और ये जो आ है अंग्रेजी में जैसे कॉलेज लिखते हैं आप ना, कॉलेज, तो ऐसे कर देते, ये आगत स्वर है, अर्थात अंग्रेजी रोमन से आया हुआ है। ये न तो को है, कॉलेज में न तो को है और न का है, ये क, उसके बीच की स्थिति, बीच का उच्चारण है, तो इसको आगत स्वर कहते हैं, और ये भी रहता है अर्ध विवृत में, समझ गए। कहने का मतलब इनके अलावा जो भी बचा वो सब अर्ध विवृत में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर आ है तो यहाँ आ नहीं है इस ट्रिक में, अय इस ट्रिक में नहीं है, औ इस ट्रिक में नहीं है, ये औ इस ट्रिक में नहीं है, समझ गए। और बड़ा जो है ये तो विवृत है ही, तो फिर क्या दिक्कत है आपको, ई ऊ ऋ संवृत ए ओ अर्ध संवृत, ये याद रखना है, ई ऊ ऋ संवृत ए ओ अर्ध संवृत, केवल इतनी लाइन आपको याद करनी है, बस। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इसमें भी दो राय नहीं है। समझ गए। वो कहा जाता है, एक वो शायर ने कहा, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मज़ा पीने में है। तो मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको, तभी सफलता हासिल होगी। आपको बिल्कुल अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, समझ गए, चिड़िया की आंख, तभी आप लक्ष्य भेद कर पाएंगे। और दिमाग केंद्रित करना बहुत मायने रखता है। बहुत विद्यार्थी बुद्धिमान होते हैं लेकिन परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं, कारण यही है कि दिमाग केंद्रित नहीं होता है, उनका चंचलता रहती है ना। तो चंचलता थोड़ी उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। केंद्रित हो दिमाग आपका, जो काम कर रहे हो उस पर, अगर पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर बिल्कुल केंद्रित हो आप, तभी काम चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये 3 प्रकार की ट्रिक मैंने आपको बताई, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पर नोट कर लें, उसके बाद में इन्हें आप याद कर लें और इस वीडियो को 3, 4, 5 बार देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अब हम आगे आपको अभ्यास प्रश्न करवा रहे हैं, देखिएगा। ये अभ्यास प्रश्न है कि परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे हमारी परीक्षा में, ये देखना है। देखिएगा, निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर कौन सा है। ह्रस्व का मतलब लघु स्वर या मूल स्वर, अभी पीछे पढ़ा आपने, कौन सा है। देखिए लिखा है ऊ।
ऊ आपने पढ़ा है कि ये ऊ और ऊ दो के मिलने से बनता है, अर्थात ये ह्रस्व स्वर नहीं हो सकता, ये दीर्घ है। ए जो है इसको भी आपने पढ़ा है, ये दो स्वर के मेल से बनता है। कौन कौन? आ और ई, समझ गए? इनके मेल से बनता है, अर्थात ये भी दीर्घ स्वर है, ह्रस्व नहीं हो सकता है। उसके बाद में हम 4 पर आते। ओ है, ओ कैसे बनता है? आ और ऊ के मेल से इनकी जब संधि होती है तब ओ बनता है। तो ये तीनों कट गए भैया, ये तीनों गए लाइन से। तो फिर बचा क्या? ई। बिल्कुल सही जवाब होगा ई जो है ये किन्हीं स्वरों के मेल से नहीं बना है। ये छोटी ई है ना, ई। अगर बड़ी ई होती तो गड़बड़ हो जाता। बड़ी कैसे बनती है? बड़ी का मतलब है ई धन ई, तब बनेगी बड़ी ई। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ई ह्रस्व दी हुई है, तो ह्रस्व स्वर यही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आप लोगों ने ढंग से समझ लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर लिखा हुआ है दीर्घ स्वर वाला विकल्प बताइए। अब दीर्घ स्वर पूछा गया है, कौन सा विकल्प है जिसमें सभी स्वर दीर्घ दिए हुए हैं? देखिए, आ, पहला ऑप्शन आ, ई, उ, ये तो तीनों हैं ह्रस्व, लघु हैं तीनों, है ना? ये तो चला गया, ऑप्शन है ही नहीं। फिर देखिए, ये यहां पर देखिए, आ ये दीर्घ है, ऊ दीर्घ है, ई दीर्घ है, तीनों इसमें स्वर दीर्घ हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। समझ गए? ऑप्शन जो बचे हैं वो भी हम देख लेते हैं। विकल्प क्या है? औ दीर्घ है, ऐ दीर्घ है, लेकिन ये रिर है लघु। समझ गए? रिर, ये जो रिर है ये लघु रिर है। एक रिर दीर्घ भी होती है, इसमें नीचे डबल चूल्हा जैसी आकृति बनती है, लेकिन ये संस्कृत में चलती है, हिंदी में केवल यही लघु चलती है, अर्थात ये लघु री है, इसलिए ये ऑप्शन भी कट जाएगा। इसमें चौथे में आ दीर्घ है, ई दीर्घ है, लेकिन ऊ जो है ये लघु आ गया, इसलिए ये भी कट गया। हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, दीर्घ स्वर वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, री वर्ण है, कैसा है? तालव्य है, कंठ है, मूर्धन्य है, दंत है। हमने बताया था कि रीर जो है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, मूर्धा अर्थात मूर्धन्य है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ये सरल प्रश्न है, ये मूर्धन्य होता है रीर, समझ गए? जैसे कि ट वर्ग पूरा ट ठ ड अणा मूर्धन्य होता है, वो व्यंजन की बात अभी हम वहां तक जाना नहीं चाह रहे हैं, हम केवल स्वर पर बात कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा स्वर विजातीय है? देखिए ऐसे भी प्रश्न आएंगे। अभी हमने आपको बताया था 2 शब्द हैं, एक शब्द है सजातीय, क्या है? सजातीय, और एक शब्द आपके सामने आएगा विजातीय। 2 शब्द आएंगे, सजातीय और विजातीय। सजातीय का मतलब होता है एक जैसे स्वरों के मिलने से जो बनता है, जैसे आ धन आ बराबर आ, ये सजातीय स्वर है आ, है ना? एक वर्ग के, एक जाति के दोनों स्वर मिले तब ये आ बना, ये सजातीय। और विजातीय जिसमें एक जाति के, एक वर्ग के न हो, वो विजातीय। जाति का मतलब यहां पर वर्ग से होता है, अन्यथा न समझिएगा। फिर है कौन सा स्वर विजातीय नहीं है पूछ रहा। विजातीय नहीं है इसका मतलब सजातीय पूछ रहा है ना? तो देखिए ए कैसे बनता है? ये बनता है आ और ई के मिलने से, अर्थात ये विजातीय हो गया। इधर ई है, छोटी ई रहेगी, इधर ई है और इधर आ है, तो विजातीय हो गया। और वो कहता है विजातीय नहीं है, वो ढूंढना है। फिर अय, ये कैसे बनता है? ये आ और ए के मेल से अय बनता, अर्थात ये भी विजातीय हो गया, है ना? ओ कैसे बनता है? ओ बनता है आ और किससे बनता है वो? सोचिए, ओ बनता है आ और ऊ के मिलने से, ये भी विजातीय हो गया भैया। अब यहां पर चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है ऊ, ये बनता है ऊ धन ऊ, अर्थात दोनों तरफ ऊ ऊ हैं, ये सजातीय हो गया।
विजातीय नहीं है। यही ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। कोई डाउट? नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वे ध्वनियाँ जो बिना किसी सहायता के बोली जाती हैं, वे ध्वनियाँ जो बिना किसी सहायता के बोली जाती हैं, किसी की सहायता नहीं चाहिए, स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं। सरल सा प्रश्न है, लेकिन ध्यान रखना है आपको, उन्हें कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। स्वर में किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में समृत स्वर कौन सा है? समृत है ना, क्वेश्चन नंबर 6 समृत पूछ रहा है। कौन सा समृत होगा? आ होगा समृत। आ हमने बताया था, आ विवृत होता है, सबसे ज़्यादा मुख खुलता है बड़ा में आ, ये विवृत। और विवृत का मतलब विस्तृत है ना, समृत का मतलब संकुचित, ऐसे आप लगाए। संकुचित तो उधर उसमें सा है, समृत। विवृत विस्तार, वी है विस्तार, ऐसे अर्थ आप कर लीजिएगा सरलता के लिए। तो ये तो विवृत हो गया। अब उसके बाद में आता है औ। औ जो है ये अर्ध विवृत होता है। ये क्या होता है? वो ट्रिक आप जब ध्यान करेंगे, वो ट्रिक तब आपको समझ में आ जाएगा। जब ट्रिक आप याद कर लेंगे 2-3 दिन में, फिर ये प्रश्न बहुत जल्दी सरल में समझ में आएगा आपको। तो ये अर्ध विवृत होता है, अर्थात समृत ये भी नहीं है। और इधर अ लिखा है, ये भी होता है अर्ध विवृत, ये भी समृत नहीं है। उ जो है ये समृत होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। समृत का मतलब है मुख सबसे कम खुले, मुख सबसे कम खुले, जिसके उच्चारण में वह स्वर होता है समृत। क्या होता है? वह स्वर होता है समृत। समझ गए? तो समृत के लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी, ई उ ऋ समृत ए ओ अर्ध समृत, ई उ ऋ समृत ए ओ अर्ध समृत। तो उ समृत में आ गया ट्रिक के अनुसार हमारा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर लिखा हुआ है, हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4, 11, 33, 9। देखिए 11 तो टोटल स्वर होते हैं, 11 क्या होते हैं? टोटल स्वर होते हैं 11। 4 होते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। समझ गए? मूल या ह्रस्व, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? आ, ई, उ और ऋ, ये 4 होते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कह लीजिए। समझ गए? ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, 4 होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में अर्ध स्वर कौन सा है? देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपको बहुत ध्यान रखना है। एक बार में ही आपको याद आ जाएगा, ये कोई कठिन नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है, बहुत कम पुस्तकों में ये प्रश्न मिलेगा आपको। अर्ध स्वर कौन सा होता है? का, या, आ, ऋ। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, ये 2 वर्ण होते हैं, या और वा। ये 2 या और वा, इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। हालांकि ये व्यंजन हैं। क्या है? ये व्यंजन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनका उच्चारण जो है वो स्वर की भांति लगभग होता है। या वा आप कहेंगे तो जिह्वा को अंदर कहीं ज़्यादा सक्रिय होना नहीं पड़ेगा, इसलिए इनको अर्ध स्वर एक नाम दिया गया है। या और वा अर्ध स्वर होते हैं। कई परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पर लिखा है या, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। या को अर्ध स्वर कहते हैं। अगर वा होता तो वो भी अर्ध स्वर होता। 2 हैं ये वर्ण, या और वा, ये दोनों अर्ध स्वर कहे जाते हैं। समझ गए?
क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में मध्य स्वर बताइए। मध्य स्वर, अग्र, मध्य और पश्च। आपको ध्यान होगा, अग्र, मध्य और पश्च। अभी हमने आपको बताया था पहले, मध्य स्वर में केवल आता है आ। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। जैसे विवृत में केवल आता है बड़ा आ, ये विवृत में आता है केवल, ऐसे ही ये छोटा आ मध्य स्वर में आता है, बाकी कोई मध्य में नहीं आते हैं, समझ गए। बाकी यहाँ पर ई लिखा है, ये होता है अग्रस्वर। ये क्या होता है? अग्रस्वर होता है ई। ये जिह्वा के जो 3 हिस्से हैं, अग्र, मध्य और पश्च, उसके अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है, वहाँ से प्रश्न लिया गया है। और ऊ जो है ये पश्च होता है। ऊ क्या होता है? पश्च होता है। ऊ जो है पश्च स्वर होता है। और ए क्या होता है? ये भी अग्र होता है। ये क्या होता है? अग्र होता है, समझ गए। तो यहाँ पर आ जो है ये होता है मध्य स्वर, आ। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। आह को कहा जाता है, बहुत सरल प्रश्न है, क्या कहा जाता है? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, प्लुत। तो मैंने अभी आपको बताया था, अंग और आह जो हैं ये इनका मेल किसी से नहीं होता, न तो ये पूर्णतः स्वर हैं और न ही पूर्णतः व्यंजन हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया अयोगवाह। आह को कहा जाता है अयोगवाह। विसर्ग भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्ग। ये भी ध्यान रखना है, इसे कहा जाता है विसर्ग। और अंग को कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहा जाता है? अनुस्वार। अंग जो होता है ना, ऐसे ये। लेकिन इन दोनों को मिलाकर के अयोगवाह कहा जाता है। ये भी एक इनकी कैटेगरी है। बस उम्मीद है आप लोगों ने ढंग से समझा होगा। इस श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न था। हमने चर्चा कर ली है स्वरों पर। अगली क्लास जो आएगी उसमें हम जो व्यंजन हैं उन पर विधिवत चर्चा करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। और 2 क्लास में हमारा पूरा वर्णमाला तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अनुसार ज़्यादा डीपली या ज़्यादा गंभीरता में नहीं जाना है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। ये समुद्र है, आपको केवल अपने मतलब की चीज़ उसमें से निकाल लेनी है और परीक्षा में सफल होना है। उम्मीद है आप लोगों ने ढंग से समझा होगा। बस, जय हिंद।